हाँ दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? होप यू गाइस आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड सेकंड ईयर का पेपर थर्ड, जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे। समकालीन भारत शिक्षा प्रसंग एवं मुद्दे, जिसमें से जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और वो क्वेश्चन ये है कि वैदिक काल में छात्र का जीवन कैसा था। तो वैदिक काल में जो छात्र होते थे उनका जीवन कैसा था, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए। होप यू गाइज आप सभी को बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि वैदिक काल में छात्र का जीवन का इससे क्या तात्पर्य है कि मतलब आज के छात्र और वैदिक काल के छात्रों में अंतर क्या होता था। पहला चीज़ तो आज का जो युग है मॉडर्न है। दूसरा चीज़ जो पुराने युगों का था, आप लोग जानते हो रामायण महाभारत में देखा या पढ़ा भी होगा कि जो विद्यार्थी होते थे या जो स्टूडेंट्स होते थे तो वो पहला चीज़ तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ब्रह्मचारी होते थे। लेकिन आज बहुत ही कम ही स्टूडेंट हो सकते हैं ब्रह्मचारी हो, ज़्यादातर तो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। दूसरा चीज़, आज हम कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूल में विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहले के छात्र होते थे वो क्या करते थे, गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। बट बरगद के पेड़ों के नीचे या किसी जंगल में उपवन में शिक्षा ग्रहण करते थे। उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता था और उनका एक निश्चित ड्रेस कोड होता था, जो कि आश्रम के निहित नियमों के अनुसार रहना होता था और घर परिवार सब छोड़ के ही जाना होता था। गुरु जैसा कहते थे उनके आदेशों का पालन करना होता था। सारी चीज़ें यही हैं, बस अंतर इतना था कि वो उपवन में रहते थे और आज हम बिल्डिंगें बना कर रह रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि उपनयन के संस्कार के बाद, अभी आप लोगों को हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था, उपनयन का संस्कार। अर्थात उपनयन संस्कार वह अवस्था होती है, वह स्टेज होती है जो क्या होती है, ब्राह्मण विद्यार्थियों में उपनयन संस्कार 8 वर्ष के लिए होता है, क्षत्रिय विद्यार्थियों में उपनयन संस्कार 11 वर्ष के लिए होता है और वैश्य विद्यार्थियों में उपनयन संस्कार 12 वर्ष के लिए होता है। दोस्तों उपनयन संस्कार क्या होता है, यह वह संस्कार होता है जिसमें देवी देवताओं श्री गणेश जी की पूजा उत्तरायण दिशा में करके हम लोग क्या करते हैं या छात्र लोग क्या किया करते थे उस समय कि चले जाते थे, वे अपने गुरुकुल में चले जाते थे गुरुकुल। और जिस समय वो जाते थे उसके एक दिन पहले वो अपनी माताओं के साथ भोज ग्रहण करते थे, जिसे इसे मातृ के भोज भी कहा जाता था, यानी माता से बिछड़ने का भोज भी कह सकते थे, और उसको हम उपनयन संस्कार कहते थे। तो आज वैदिक काल में छात्र जीवन पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि उपनयन के बाद बालक की शिक्षा गुरुकुल में होती थी। पहला चीज़ सही बात है, उपनयन के बाद जो बालक की शिक्षा होती थी, मैंने बताया कि उपनयन जो होता है, उपनयन संस्कार जो होता है पंडित लोगों में या ब्राह्मण में कितने वर्ष के लिए होता है, 8 वर्ष के लिए, क्षत्रिय में 11 वर्ष के लिए और वैश्य में 12 वर्ष के लिए होता है। तो जब ये लोग जाते हैं जंगल में या उपवन में जाते हैं तो वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनकी शिक्षा गुरुकुल में प्रारंभ होती थी। तब क्या होता था, बालकों को गुरुकुल में ही रहना होता था। जब ये गुरुकुल में चले जाते थे उपनयन संस्कार के बाद, तो जो बालक होते थे उनको रहना कहाँ होता था, तो दोस्तों उनको गुरुकुल में ही रहना होता था। उनको गुरुकुल में ही रहना होता था तथा गुरुकुल के नियमों का पालन करना होता था। भाई कोई भी कहीं भी रहेगा तो वो वहाँ के नियमों को फॉलो करेगा। जैसे आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ के नियमों को फॉलो करते हैं और वहाँ के अनुसार ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो वैदिक काल के जो वैदिक काल के विद्यार्थी थे वो गुरुकुल में रहते थे और गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे। जैसे आज हम लोग विद्यालय में जाते हैं, जितने टाइमिंग पे जाना है उतना टाइमिंग पे जाकर फिर जितने बजे छुट्टी नहीं होती है उतने बजे आते हैं। तो हम लोग भी रूल्स का पालन करते हैं। तो गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे उन बालकों को हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे। और ब्रह्मचारी के अलावा भी कुछ नाम देते थे, जो कि नाम क्या है, अंतेवासी। क्या नाम है दोस्तों, अंतेवासी। ब्रह्मचारी या अंतेवासी या इनको कुलवासी भी कहा जाता था। गुरुकुल में जो भी छात्र आते थे उनको ब्रह्मचारी
या अंतेवासी भी कहा जाता था। अंतेवासी कहते थे दोस्तों। और इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। शिक्षक ही अपने आश्रम के सभी ब्रह्मचारियों का अभिभावक होता था। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक बात और समझने वाली बात है कि वहाँ पे अपना घर परिवार छोड़ करके जो छात्र थे वहाँ पे जाते थे, तो उनको जब ब्रह्मचारी या अंतेवासी कहते थे, या अंतेवासी के अलावा क्या कहा जाता था, कुलवासी कहा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, इनके अभिभावक तो घर हुआ करते थे, तो जो शिक्षक होता था उनका अभिभावक होता था। उनका सब कुछ देखने वाला कौन होता था, शिक्षक होता था। उनका सब कुछ देखने वाला शिक्षक ही होता था, तथा उनके खान पान और पोशाक, यानी खाना पानी भी वही देता था शिक्षक ही, और उनको पोशाक भी, पोशाक का मतलब कपड़े भी उनको वो देता था शिक्षक ही कपड़े भी देता था। वह अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करता था। यानी कि जो गुरुकुल था वहाँ पे आज के समय क्या हो रहा है कि हम लोग विद्यालय में जाते हैं, यदि हम हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो विद्यालय से घर आकर के अपने चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करते हैं या घर वाले करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा था कि वहाँ की सारी पूर्ति विद्यार्थियों की, या कह सकते हैं कि ब्रह्मचारियों की, अंतेवासी की, कुलवासी की जो कुछ भी आवश्यकताएं होती थी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता था, उनके गुरुकुल के गुरुजी करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुरुकुल प्रायः शहर के कोलाहल से दूर उपवन या जंगल के एकांत में, परंतु रमणीक स्थान पर स्थित होते थे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे विद्यालय में क्या हो रहा है, आज आप जा रहे हैं किसी भी रोड पर या किसी भी हाईवे के किनारे, क्या हो जा रहा है, एक विद्यालय निर्मित कर दिया जाता है, और वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, सीटी बजती है, सारी चीज़ें की वॉइस सुनाई देती है, जिससे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि रेलवे ट्रैक गया हुआ है, दिन भर ट्रेनें चलती हैं और बगल में विद्यालय है, तो दिन भर छात्र डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था दोस्तों, जो भी जंगल थे, उपवन थे, वहाँ पर हम लोग रमणीक स्थानों पे बनाते थे गुरुकुल को। रमणीक स्थानों का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रमणीक का मतलब होता है सुंदर और मन भावन, जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता था और सुंदर भी दिखता था, ताकि बच्चों का जो हृदय और मस्तिष्क है वो काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे अट्रैक्शन और सीख सके, अट्रैक्शन कर सके और सीख सके चीज़ों को, मतलब अच्छा मन लगे। हम अच्छे से कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ ज़्यादा स्वच्छता होती है, ज़्यादा डेकोरेशन और ज़्यादा सुंदरता में हम भी रहना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे रमणीक स्थान का मतलब ये हो गया कि वहाँ सुंदर उपवन हुआ करते थे और चीज़ें सारी कुछ मनभावन हुआ करते थे। तो उन स्थानों पे क्या होता था कि गुरुकुल बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुरुकुल में शैक्षिक तथा आध्यात्मिक वातावरण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। जो गुरुकुल होता था वहाँ पे बल किस पे, मतलब शिक्षा किस पे दी जाती थी, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक वातावरण। आज आध्यात्मिक वातावरण पर ज़्यादा बल नहीं दिया जा रहा। आध्यात्मिक का मतलब होता है अध्यात्म की शिक्षा, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि जो मन की शिक्षा है, मन की शिक्षा है, या पावर ऑफ अनब्लाइंड, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी दैट काइंड ऑफ पावर विच वी कैन नॉट सी। एक तरह से कह सकते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों का भी उनमें विकास किया जाता था, और ऐसी शक्तियाँ हुआ करती थी कि हम लोग आज एक बुक के माध्यम से जो ले रहे हैं, उस समय एक मन के ध्यान से भी लिया जाता था। तो ऐसी शिक्षा होती थी वहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। गुरुकुल का जीवन अत्यंत सरल होता था। सही बात है, गुरुकुल का जो जीवन है अत्यंत सरल होगा, क्योंकि वहाँ पे उपवन हुआ करते थे, उपवन में मनभावन चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, रमणीक स्थानों पर बनाया जाता तो वो सरल होगा ही। गुरुकुल में प्रवेश केवल सदाचार एवं योग्यता के आधार पर होता है। आज विद्यालय क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया है। चाहे बच्चा पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको एडमिशन करो और सबसे कमाई करो। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था दोस्तों, जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पे जो बच्चों का प्रवेश होता था, एडमिशन होता था, उनकी योग्यता के आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ
उनके सदाचार पर हुआ करता था। सदाचार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छा व्यवहार, उनके अच्छे व्यवहार पे। आज क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, टीचर्स को ही रास्ते पे पीट देते हैं, लेकिन तब क्या होता था, स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ नहीं था और उनके अच्छा व्यवहार पर ही उनका एडमिशन लिया जाता था। आज के जैसा एकदम नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों। गुरुकुल के परंपराओं तथा नियमों के प्रतिकूल आचरण करने पर छात्रों को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर यदि कोई भी स्टूडेंट कोई आचरण, निर्व्यवहार या कोई ऐसा एक्टिविटी शो करता है जिससे टीचर्स परेशान होते थे, हम उसको क्लास से बाहर कर देते हैं। उस समय भी ऐसा होता था, जिस स्टूडेंट या जिस विद्यार्थी या जिस ब्रह्मचारी का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ करता था उसको गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था। तो उनके आचरण यदि अच्छे हैं तो उनका प्रवेश लिया जाता था अथवा उनको निष्कासित कर दिया जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक जो ऐसे विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जाता था जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो और क्या हो, निष्कपट हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की कपट की भावना ना हो, उन स्टूडेंट को हम गुरुकुल में लिया करते थे। आगे चलते हैं। तथा उत्साही छात्र ही गुरुकुल में रह पाते थे। ऐसे छात्र गुरुकुल में रहते थे जिनके ज्ञान के लिए और निष्कपट भावना के लिए या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्साह था, उत्साहवर्धन था और वे आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते। ऐसे ही छात्र गुरुकुल में रह सकते थे, अदरवाइज दूसरे छात्र गुरुकुल में नहीं रह सकते थे। छात्र समानता गुरुकुल में 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे। जो भी छात्र थे उनका जो टाइमिंग था वो कितना था, 12 वर्ष तक। लेकिन यदि किसी छात्र को और भी अधिक शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, इससे भी अधिक शिक्षा, महान ज्ञान प्राप्त करना होता था, तो क्या होता था, प्राप्त करने के लिए, महान शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो 12 से अधिक वर्ष तक भी वहाँ गुरुकुल में व्यतीत कर सकता था। तो ये था गुरुकुल का जीवन दोस्तों, या वैदिक काल में छात्र का जीवन यही था। तो दोस्तों होप यू गाइज आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। दोस्तों एक बार फिर इसको समझा देते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो होता है अपने माता पिता को छोड़ करके गुरु के साथ वो गुरुकुल में चला जाता था। तो जिस समय वो छोड़ता था अपने माता पिता को, उसके ठीक एक दिन पहले कुछ पूजा अर्चना होती थी, सूर्य उत्तरायण दिशा में आ जाता था, तब इस दिन को शुभ माना जाता था। और दूसरा चीज़, उस रात्रि को जो स्टूडेंट्स थे वो पूरा उपवास रह के मौन रहते थे। तीसरा चीज़, फिर जैसे ही सुबह होती थी खाना बना के अपनी माता के साथ खा करके फिर उनसे विदा लेते थे। इस चीज़ को हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। तो उपनयन संस्कार की जो आयु होती थी वो ब्राह्मण में 8 वर्ष के लिए थी और क्षत्रिय में 11 वर्ष के लिए और वैश्य में 12 वर्ष के लिए होती थी। तो जैसे ही उपनयन संस्कार खत्म होता था तो वो लोग गुरुकुल में चले जाते थे गुरुओं के साथ। तो गुरुकुल में जाने के बाद केवल उन्हीं छात्रों को लिया जाता था जो क्या होते थे, पढ़ने के इच्छुक होते थे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इच्छुक होते थे तथा जिनका व्यवहार अच्छा होता था। जिन विद्यार्थियों या जिन सदाचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं था या जिन अभ्यर्थियों का व्यवहार अच्छा नहीं था, उन्हें हम क्या करते थे, गुरुकुल से बाहर निकाल दिया करते थे। ठीक आज के जैसा ही। और वहाँ पर गुरुकुल में जो भी उनके खान पान की व्यवस्था थी, पोशाक था, सारी व्यवस्थाएं जो है उनके गुरुकुल के गुरु ही किया करते थे। सारी व्यवस्थाएं उनके गुरुकुल के गुरु ही किया करते थे दोस्तों। और इसके बाद जब उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाया करती थी तो उनमें जो है जो शिक्षा संपन्न होती थी उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना वर्ष था, 12 वर्ष। यदि किसी छात्र को इससे भी अधिक महान ज्ञान प्राप्त करना होता था तो गुरुकुल में वो और भी समय व्यतीत कर सकता था। तो ये था पूरा गुरुकुल का ज्ञान। थैंक यू एंड हैव नाइस डे दोस्तों। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो होप यू गाइज आप सबको पसंद आया हो और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेक स्माइल और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियोज़ में यदि किसी भी बीएड सेकंड ईयर का वीडियोज आपको चाहिए तो आप वीडियो का नाम डाल के बाय पृथ्वी सर कर देंगे, सारा चीज़ आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।